नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जीवन शैली से जुड़े विषयों पर बातचीत करते हैं और जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली लाइफ स्टाइल से संबंधित होते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। आज हम ऐसे खास विषय इग्नू से शिक्षा के अवसर या इग्नू में शिक्षा के अवसर क्या क्या हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस तरह के शिक्षा के अवसर हमें प्रदान करता है, और अगर हम शिक्षित हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो जीवन शैली होती है वो उत्तम होगी, वो उन्नत होगी। और आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इग्नू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। आज जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में, जीवन शैली के इस कार्यक्रम में, इग्नू में शिक्षा के क्या अवसर हैं, किस तरह से इग्नू शिक्षित करता है हर वर्ग को, और हर वर्ग जो तमाम तरह के लोग हैं वो यहाँ से शिक्षा हासिल करते हैं और अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम शिक्षित हैं तभी हमारी जो जीवन शैली है वो उत्तम होगी, उन्नत होगी। तो अनिल जी, सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि इग्नू का परिचय और पृष्ठभूमि के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो पांडे जी आपको नमस्कार। और जहाँ तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का सवाल है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में संसद द्वारा पारित एक एक्ट के द्वारा हुई थी जी। और सर्वप्रथम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 1987 में 2 कार्यक्रमों के साथ अपना जो है जीवन प्रारंभ किया था। 2 कार्यक्रम हमारे थे, एक मैनेजमेंट में डिप्लोमा और एक अन्य डिस्टेंस एजुकेशन में डिप्लोमा। और इन कार्यक्रमों के साथ शुरुआत में हमारे पास जो है केवल जो है पूरे भारतवर्ष में 4000 विद्यार्थी थे। और आज इतने विगत 3 दशकों में लगभग इग्नू जो है हर वर्ष जो है 13 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को जो है अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में जो है जोड़ता है। और इस तरह से अगर आप हमारे उन विद्यार्थियों को भी करें जो हमारे साथ एक्टिव हैं, तो लगभग 35 लाख विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष में हमारे जो है विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। और हमारे जो कार्यक्रम और पाठ्यक्रम हैं और जो हमारे इग्नू की जो रीच है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि हमारी विदेशों में भी जो है बहुत सारे देशों में हमारी जो है रीच है और वहाँ भी हमारे अध्ययन केंद्र है। तो इस तरह से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जहाँ तक बात करें तो हमारे जो है पूरे भारत में 67 जो है रीजनल सेंटर्स हैं जी। उसमें से जो देहरादून का ये क्षेत्रीय केंद्र भी एक है। और जहाँ तक हम अध्ययन केंद्रों की बात करें तो 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र हमारे पूरे भारतवर्ष में हैं। और आप एक तरह से ये माने कि हमारे अगर नॉर्थ में आप जाएँ तो लेह लद्दाख से लेकर नीचे सुदूरवर्ती साउथ में कन्याकुमारी तक, अगर वेस्ट में जाएं बाड़मेर बीकानेर तक से लेके और ईस्ट में तिनसुकिया तक, मतलब पूरे भारत में हमारे अध्ययन केंद्रों का एक जाल बिछा हुआ है और जिसके माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जी डॉक्टर साहब, व्यापक रूप से इसका जो क्षेत्र है ये पूरे भारतवर्ष में और भारत में ही नहीं अन्य जगह पर भी फैला हुआ है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में शिक्षा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से ये जीवन शैली से जुड़ा हुआ ये विषय है। तो हम जानना चाहेंगे जीवन शैली का, शिक्षा का जीवन शैली पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है जी। जहाँ तक शिक्षा है तो शिक्षा हमें, जब हम शिक्षित हैं तो हमें नए विचार हमारे दिमाग में आते हैं और उन विचारों के द्वारा हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, हम नए नए इनोवेशन कर सकते हैं, हम कम्युनिटी में विकास की बात कर सकते हैं। और हमारे जो व्यवहार है, अगर एक शिक्षित व्यक्ति है और एक अशिक्षित व्यक्ति है तो शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में फ़र्क इतना हो जाएगा कि हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होगा जी। बिल्कुल। अगर हम कोई अपना एक्शन लेंगे या कोई कार्यक्रम करेंगे, कोई एक्टिव होंगे, तो हम उसमें सोचेंगे जरूर कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है अपने दिमाग को संतुलित रूप से उपयोग करके उसका जो है हम जो भी हम कार्य आगे करने जा रहे हैं उस कार्य को संपादित करेंगे। और शिक्षा फिर हमें अगर आगे हमें एक पढ़ने का मौका मिलेगा तो नए नए विचार हमारे जो है मन में आते रहेंगे और उनसे हम समाज का उत्थान कर सकेंगे। ये एक शिक्षा से ये चीज़ हम
अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम शिक्षित होंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी हम जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं, जीवन निर्माण कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, देश भर में बहुत से केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको क्या लगता है कि इग्नू का किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको स्थापित किया गया है? देखिए, जहाँ तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का सवाल है, तो इग्नू की स्थापना ये आइडिया ही केवल इसलिए आया था कि जो हमारे देश में जो लोग अपनी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो है शिक्षा को कंटिन्यू न कर पाए। बिल्कुल, हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो, आपके पास पैसे न हो, तो आप अपनी स्टडी जो है, आप अपनी शिक्षा जो है आधी अधूरी छोड़ जाते हैं। हो सकता है किसी जो है लड़की की शादी जो है जल्दी ही हो जाती है, तो वो शिक्षा जो है आधे में ही कंटिन्यू न कर पाती है। इसीलिए कुछ पारिवारिक मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं कि आदमी को जो है कोई ना कोई जॉब करना पड़ता है और उसकी शिक्षा वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाती है। इसी तरह से हम लोग जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र में ही आप देखें तो ऐसा वातावरण है कि हमें जो है बहुत सुदूरवर्ती गाँवों से और जहाँ हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ आने में टाइम लगता है। तो ऐसे भौगोलिक रूप से जो चित्र हैं उनमें जो है हमें जो कन्वेंशनल मोड ऑफ लर्निंग जो हमारे कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज है, वहाँ आने तक टाइम लगता था और वो जो हम आ नहीं पाते थे, अगर वहाँ आएँ और रहें तो उसका खर्चा भी अधिक हो जाता था। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में ये हुआ कि आपका जो हमारा एक जो उद्देश्य ही है कि घर घर हर द्वार शिक्षा पहुँचाना, जी, हर घर में शिक्षा पहुंचाना है। क्योंकि अब आप अपने घर बैठे ही जो है इग्नू के कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं और इग्नू आज के युग में तो जो है आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो है इग्नू में प्रवेश ले सकते हैं और आपको जो है हमारी अध्ययन सामग्री हम आपके घर तक पहुंचा देते हैं और वहीं से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप जॉब में हैं तो आपका जॉब डिसकंटिन्यू नहीं होगा। अगर आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हैं तो आप घर बैठे ही अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आप जो है सपोज अब यहाँ के परिवेश में देखें आप तो हमारे ज़्यादातर जो यूथ हैं बहुत अधिक संख्या में जो है आर्म फोर्सेस में चले जाते हैं। बिल्कुल। अब इनका जब आर्म फोर्सेस में चले जाते हैं तो वो 10वीं पास या 12वीं पास होते हैं, तो क्या होता है कि उससे वो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इग्नू के माध्यम से वो जो है अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो इग्नू में अपना एडमिशन ले लेते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बात जोड़ना चाहूँगी, हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वो आर्मी के साथ भी हमारे हर कमांड में एक क्षेत्रीय केंद्र है। आर्मी में भी हमारे अध्ययन केंद्र हैं जो कि आर्मी द्वारा स्वयं मैनेज किए जाते हैं। तो वहाँ भी जो है बहुत सारे लोग जो है हमारे जो आर्म फोर्सेस के यूथ हैं वो वहाँ एडमिशन लेते हैं और अगर वो जब पीस में होंगे या छुट्टी में घर में आएंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम दे के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और बात इसमें जो है वो सबसे बड़ी ये है कि हमारे इस पूरे सिस्टम में जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। जी। फ्लेक्सिबिलिटी में शिथिलता है। शिथिलता ये है कि आप जो है 6 महीने का बेसिक अगर आप इग्नू के कार्यक्रमों को देखें तो इग्नू में हम जो है एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम चलाते हैं, डिग्री प्रोग्राम चलाते हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम चलाते हैं। तो जो कार्यक्रम 6 महीने का अगर एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम को आप जो है 2 साल तक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्यक्रम सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आपको 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। आप उसको 4 बार जो है एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। इसी तरह से जो बैचलर डिग्री का कार्यक्रम है वो 3 साल का होता है। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी उसको 6 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। और उसमें भी एक सुविधा ये है कि सपोज आप हैं एक विद्यार्थी कोई रोजगार से जुड़ा हुआ है और उसने जो है हम साल में 2 बार एग्ज़ाम कराते हैं और एक विद्यार्थी अगर वो इग्नू के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, उसने एग्ज़ाम फॉर्म भरा और किसी कारणवश वो परीक्षा नहीं दे पाता है तो वहाँ भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको आगे एक समय मिल जाता है। या उसने 4 पेपर में बैठना था, 4 में से 2 ही पेपर में बैठा तो वो 2 पेपर के उसके जो है रिकॉर्ड में इंटैक्ट रहेंगे। 2 पेपर्स जो है वो जो अगली बार बैठेगा तब वो जो है उसको क्लियर कर सकता है। तो ये एक जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी
एक तो इन टर्म्स ऑफ पेस ऑफ लर्निंग है, अपनी सुविधा के अनुसार जो जैसे जैसे आपको समय मिल रहा है वैसे वैसे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। और दूसरी जो सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लेस की फ्लेक्सिबिलिटी। आज आप उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं, कल किसी युवा या युवती की जो है, या जो हमसे जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, उनकी जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। हो सकता है आप बॉम्बे चले जाएं, हो सकता है आप दिल्ली चले जाएं, हो सकता है आप साउथ में चले जाएं, तो हम जो है आपके रिकॉर्ड्स भी वहीं ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हम यहाँ से जब आपको वहाँ देंगे, वहाँ आपको एक अध्ययन केंद्र मिल जाएगा। तो इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपकी स्टडी में जो है एक ब्रेक नहीं आएगा, और जब ब्रेक नहीं आएगा तो आप कंटिन्यू करेंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो क्योंकि ऑल इंडिया नेटवर्क है, जहाँ आप जाएंगे वहाँ इग्नू आपको आपके साथ पहुँच जाएगा और आपको मिल जाएगा, चाहे वो एक छोटा डिस्ट्रिक्ट हो या चाहे वो स्टेट का हेडक्वार्टर हो, और इवन हमारे बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट भी बहुत सारे अध्ययन केंद्र हैं। तो इस तरह से जो है एक सुविधा जो है हमारे विद्यार्थियों को मिल जाती है, जिससे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाते हैं। बिल्कुल। और ये तमाम तरह की जो ये सुविधाएं हैं, इन सारी बातों को लेकर के व्यक्ति की जो शिक्षा है वो बाधित नहीं होती है, बल्कि उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म इग्नू देता है। सर, जैसे कि इग्नू मुक्त शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि जो मुक्त शिक्षा है, ओपन एजुकेशन सिस्टम है, ये किस तरह से, इसका अर्थ क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है? हालांकि आपने अभी इस पर व्यापक चर्चा भी की, तो इस पर कहें। उसमें आपका एक प्रश्न ये भी रह गया था कि भाई जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनकी तुलना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या जो ओपन एजुकेशन है वो किस तरह से, क्योंकि मैंने उसमें वही चीज़ें बता दी थी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और जहाँ तक जो है आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि किस तरह से ये उपयोगी है, इसमें यह है कि हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम अपने विद्यार्थियों से बहुत कम फीस लेते हैं जी, जो और विश्वविद्यालयों की तुलना में, या जो हमारे जो कन्वेंशनल जो परंपरागत शिक्षा पद्धति के विश्वविद्यालय है, जैसे यहाँ पे दून विश्वविद्यालय या गढ़वाल विश्वविद्यालय या कुमाऊं विश्वविद्यालय है हमारे उत्तराखंड में, या श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, उनकी तुलना में हमारे जो बैचलर डिग्री का स्टूडेंट्स हो, मैक्सिमम हमारे 3000 या 3500 के आसपास उसकी फ़ीस होती है एक साल की। और उसमें हम विद्यार्थियों को अपनी किताब भी मुहैया करवाते हैं, किताबें भी हम अपने विद्यार्थियों को देते हैं, साथ में उनकी काउंसलिंग क्लासेस लगती हैं। तो एक तरह से ये जो है मितव्ययी शिक्षा भी है, और मितव्ययी शिक्षा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि विद्यार्थियों को बहुत कम पैसा देना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कितना 3000 या 3500 रुपये बैचलर डिग्री करने के लिए दिए, और आपकी 6 साल तक की वैलिडिटी उसकी है। एक बार आपने फीस दे दी तो आपका 6 साल तक की वैलिडिटी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको साथ में मिल जाती है। तो इसलिए अपनी सुविधा अनुसार विद्यार्थी जो है अपने कार्यक्रमों को कर लेते हैं, ये एक सुविधा है जी। सर, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं, पाठ्यक्रम कौन से इसमें चलाए जाते हैं इग्नू में, ये हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक इसके लिए। देखिए, जहाँ तक इग्नू का सवाल है तो आज हमारे पास लगभग 250 से अधिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम हैं जी। इसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम से लेके, डिग्री से लेके और डिप्लोमा तक बहुत कार्यक्रम हैं। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास प्लेन बैचलर डिग्री जो है, जो नए यूजीसी के मानक हैं उनके अनुसार जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है वो है, बीकॉम है, बीएससी है, हमारे वोकेशनल एजुकेशन के प्रोग्राम में। अभी जो है इग्नू ने एमएसएमई में भी बीए जो है शुरुआत किया है, वोकेशनल एजुकेशन में भी बीए शुरुआत की है, टूरिज्म स्टडी में बीए शुरुआत की। ये तो हमारे कुछ कार्यक्रम हैं। इसके अलावा हमारे जैसे प्रोफेशनल कार्यक्रम हैं, इसमें जो है बीएसडब्ल्यू हो गया जी, जैसे बीसीए हमारा एक कार्यक्रम है। तो इस तरह के कई सारे कार्यक्रम तो बैचलर डिग्री हैं। मास्टर डिग्री में भी जो है इग्नू में जो है बहुत अच्छे, जैसे एमसीए और जो जनरल मास्टर डिग्री के प्रोग्राम हो गए, जैसे एमए इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह के इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के कार्यक्रम तो हमारे हैं ही हैं। साथ में हमारे पास जैसे एमएससी डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विसेज मैनेजमेंट, ये इस तरह के कार्यक्रम, या साथ में एमसीए हमारा जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम, और इस तरह से बहुत सारे डिप्लोमा। इवन हम लोगों ने वैदिक में, संस्कृत में, एमए संस्कृत भी हमारे यहाँ है, एमए उर्दू में भी हमारे यहाँ कार्यक्रम है। तो एजुकेशन के रूप में भी हमारा बड़ा फोकस दिया गया है। और जैसे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जी 2020,
तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार उनको देखते हुए हम लोगों की जो मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी लैंग्विस्टिक अप्रोच को भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय फॉलो कर रही है। और दूसरे हमारे कार्यक्रमों की एक सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारा जो जनरल बैचलर डिग्री प्रोग्राम है वो भी रोजगार परक प्रोग्राम है। रोजगार परक प्रोग्राम इसलिए है कि उस प्रोग्राम में आप देखेंगे तो उसमें 4-5 कंपोनेंट है। एक तो आपको अपने कोर सब्जेक्ट करने हैं, अगर आप कर रहे हैं तो कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। उन बेसिक सब्जेक्ट्स के अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है स्किल ओरिएंटेड कोर्स भी कुछ करने पड़ते हैं, ताकि ये नहीं हो कि आपका प्लेन बैचलर डिग्री हो सकता है आपका लेखन में है, सपोज आपके पत्रकारिता का फील्ड में कल जाना चाहते हैं तो आपकी लेखन में रुचि है तो आपका एक कोर्स वहाँ लेखन से रिलेटेड भी मिल जाएगा, तो उस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रेस्ट्रिक्टेड फिर आपके कोर सब्जेक्ट के कोर्स, और ये रेस्ट्रिक्शन आपका वहीं पे नहीं रहेगा, साथ में आप जो है अन्य सब्जेक्ट्स को भी जो है ले सकते हैं। ये इस तरह की एक फ्लेक्सिबिलिटी, तो बैचलर प्लेन बैचलर में भी आपका पूरा फोकस आपके स्किल डेवलपमेंट पे दिया गया है। जी सर, जो रीजनल सेंटर्स स्थापित किए गए हैं तो इनका क्या उद्देश्य है और ये सेंटर्स किस तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे ये रीजनल सेंटर्स जो बनाए जाते हैं किस उद्देश्य से हैं और क्या इनका कार्य रहता है। देखिए, जहाँ तक इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों का सवाल है, जैसे आप जानते हैं कि इग्नू का मुख्यालय नई दिल्ली में है और हमारे जो है 56 रीजनल सेंटर अक्रॉस द कंट्री हैं, और जो क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना जो की गई थी उसका उद्देश्य बेसिकली हमारे विद्यार्थियों को स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज मुहैया करना है, विद्यार्थी सेवा प्रोवाइड करना है। जो भी विद्यार्थियों की अगर कोई भी अगर समस्या है, चाहे उसकी स्टडी से रिलेटेड समस्या है, चाहे उसके असाइनमेंट्स टाइम पे जो है जमा नहीं हो रहे हैं, चाहे उसका जो है प्रोजेक्ट वर्क जो है टाइम पे जमा नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते वो सब विद्यार्थी हमारे क्षेत्रीय केंद्र पे जो है आता है और वहाँ पे हम उसकी जो है उन सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। उसके अलावा जो अध्ययन केंद्र हैं हमारे, जैसे अगर आप उत्तरांचल का ही उदाहरण ले लें, उत्तराखंड का ही उदाहरण ले लें, तो हमारे उत्तराखंड में देहरादून में क्षेत्रीय केंद्र होने के साथ साथ लगभग हर जिले में हमारा एक अध्ययन केंद्र है जी। तो उन सारे अध्ययन केंद्रों का मैनेजमेंट जो है यहाँ से हमारे जो है क्षेत्रीय केंद्र से होता है। उसमें जो बातें हम अपने विद्यार्थियों को जो मुहैया कराते हैं, उसमें जैसे ही विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो सबसे पहले इस बात को इंश्योर करते हैं कि उसको हमारी अध्ययन सामग्री, जिसे हम स्टडी मटेरियल कहते हैं, वो मिला या नहीं मिला जी। इसको भी हम क्षेत्रीय केंद्र से मॉनिटर करते हैं। कभी कभी उसको क्षेत्रीय केंद्र से ही विद्यार्थियों को डिलीवर भी करते हैं, पर्टिकुलरली उन विद्यार्थियों को जैसे जहाँ पे क्षेत्रीय केंद्र है वहाँ के विद्यार्थियों को हम क्षेत्रीय केंद्र से मॉनिटर करते हैं, देते हैं। दूसरा, फिर उन विद्यार्थियों के जो असाइनमेंट्स होते हैं हमारे सिस्टम में जो है, जो दूरस्थ शिक्षा की पद्धति है, उसमें एक बात यह है कि उसमें कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पे फोकस किया गया है। तो जो हमारे असाइनमेंट्स जो होते हैं उनको भी जो है रीजनल सेंटर क्षेत्रीय केंद्रों के इस अध्ययन केंद्रों के माध्यम से उनको जो है इवैल्यूएट करवाते हैं। फिर उनका अगर प्रोजेक्ट का वर्क है, फिर हम काउंसलिंग उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कन्वेंशनल मोड ऑफ लर्निंग में जिसे हम क्लासरूम टीचिंग कहते हैं, वो क्लासरूम टीचिंग यहाँ हम उसको काउंसलिंग कहते हैं। और उस काउंसलिंग का उद्देश्य ये है कि क्योंकि हम अपने विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री पहले ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जब उनको अध्ययन सामग्री मिल गई तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो है अध्ययन सामग्री को देख लें, क्योंकि आपका काउंसलिंग तो आप संडे को करते हैं जी। जिस दिन अगर कोई वर्किंग है तो उसके पास जो है अगर टाइम है तो वो हमारे अध्ययन केंद्र पे जाता है और उसके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे वो अध्ययन केंद्र में जो हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हैं उनके साथ जो है डिस्कस करता है। तो जो अध्ययन केंद्र है, सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, DAV कॉलेज हमारा एक अध्ययन केंद्र है और जितने भी विद्यार्थी DAV कॉलेज से हमारे जुड़े हुए होंगे वो विद्यार्थी जनरली उनके हम सैटरडे और संडे को काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो आप जाएं, वहाँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपका होगा, आप उससे अपने इश्यूज को रिजॉल्व कराएं और इस तरह से हम अपने विद्यार्थियों को फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल, वीकेंड क्लासेस का जो बेनिफिट है वो जो छात्र हैं वो वहाँ से ले सकते हैं।
सर, जो सामान्य शैक्षिक पाठ्यक्रम है जैसे कि आपने बताया है, और व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके बारे में भी आपने अभी बातचीत की है, इसमें हम जानना चाहेंगे जो बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो प्रक्रिया है, बीएड क्या इग्नू से किया जा सकता है? इसके क्या प्रोसीजर है, क्या इस चीज़ें इसमें है? देखिए, पहले तो जो है बीएड जो है इग्नू से हर विद्यार्थी के लिए, कोई भी विद्यार्थी जिसके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो वो इग्नू से बीएड कर सकता था जी। लेकिन बाद में जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के विश्वविद्यालय हैं वो केवल वो फर्स्ट डिग्री एजुकेशन के फील्ड में या जो प्रोफेशनल डिग्री होती है एजुकेशन की, वो फर्स्ट डिग्री जो है नहीं दे सकते हैं। तो फिर उसमें जो उनकी क्वालिफिकेशन में चेंज हुआ, और अब जो क्वालिफिकेशन है कि जो हमारे ऑलरेडी जिन लोगों के पास डीएलईडी हैं या जिन लोगों के पास एनटीटी है 2 साल की, या जिन लोगों के पास पुराना जो है हमारा एलटी हुआ करती थी, उन लोगों के पास अगर ये क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हैं और वो बीएड करना चाहते हैं तो उनको वो इग्नू से बीएड कर सकते हैं। लेकिन बीएड करने के लिए हम लोग जो है बीएड में डायरेक्ट एंट्री नहीं है। अगर आपको बीएड करना है तो बीएड करने के लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। उस एंट्रेंस के लिए इग्नू जो है बाकायदा जो है अपनी वेबसाइट में और उसकी पब्लिसिटी करता है, और उसके द्वारा जब जो विद्यार्थी उसमें सफल होते हैं फिर उनकी काउंसलिंग ऑर्गेनाइज होती है और उसके बाद ही बीएड में उनको प्रवेश दिया जाता है जी। ये एक प्रक्रिया उनको अडॉप्ट करनी पड़ती है जी। और इस माध्यम से वो यहाँ से इस फिर 2 साल का कोर्स है, फिर 2 साल का कोर्स जो है वो कर सकते हैं जी। सर, जो अभी जिस तरह से एडमिशन प्रोसीजर के बारे में हम बात करेंगे, तो इन कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया किस तरह की रहती है? चाहे हमें सामान्य पाठ्यक्रम के विषयों पर अगर हमें एडमिशन लेना है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। जहाँ तक प्रवेश की प्रक्रिया है तो इग्नू जो है साल में 2 सेशन चलाता है, जुलाई सेशन और जनवरी सेशन। इस समय हमारे जुलाई जो है 2022 सेशन की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, और इसमें जो है इग्नू आजकल जो है जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक समर्थ पोर्टल है उसमें ही हर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिशन की प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है। तो उसका लिंक इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उस लिंक पे जाके ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थी जो है इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में एडमिशन ले सकते हैं समर्थ पोर्टल के माध्यम से। तो ये अभी जो वर्तमान में हमारी लास्ट डेट चल रही है, अभी तो 31 जुलाई तक है जो विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए प्रवेश लेने के लिए। हो सकता है इसमें कुछ एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि अभी जो है आप जानते हैं कि कोविड के कारण जो भी हमारे शिक्षा के जितने भी जो सत्र हैं वो काफ़ी कुछ डिले हुए हैं, तो इसमें एक्सटेंशन की उम्मीद है। लेकिन जो है अभी एज ऑफ टुडे जो है 31 जुलाई तक लास्ट डेट है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई ऑनलाइन ही विद्यार्थियों को करना होगा, और वो चाहे वो अपने घर में कर लें या आजकल जो है जो इंटरनेट कैफ़े होते हैं वहाँ जाके भी जो है कर सकते हैं। और अगर किसी विद्यार्थी को परेशानी होती है, नहीं कर सकता है और वो आसपास में, तो हमारे अध्ययन केंद्र पे भी जा सकता है। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं और अध्ययन केंद्र के फंक्शनरीज हैं वो उनको फैसिलिटेट कर लेंगे, और नहीं तो आप अगर देहरादून का विद्यार्थी हो हमारे क्षेत्रीय केंद्र पे भी आ सकता है, हम उसको जो है ये चीज़ मुहैया करा देंगे, वो अवेलेबल करवा लेंगे जी। सब परीक्षाओं की हम बात करते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा दिए कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। तो परीक्षाएं इग्नू में कब होती हैं और किस प्रकार से आयोजित की जाती हैं? क्या ये ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी परीक्षाएं यहाँ पर होती हैं जी? जहाँ तक परीक्षाओं का सवाल है तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सत्र में हमारे, अगर आप इवेल्युएशन के सिस्टम को देखें तो हमारा कंटिन्यूअस इवेल्युएशन सिस्टम है। एक तो विद्यार्थियों को जो है हमारा असाइनमेंट जमा करना पड़ता है और जिसका 30% वेटेज होता है। जो विद्यार्थी सत्रीय कार्य जो है परीक्षा में अपियर होने से पहले जमा अपने अध्ययन केंद्रों पे कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जहाँ तक परीक्षा का सवाल है तो इग्नू सत्र में 2 बार जो है परीक्षाएं आयोजित कर, साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित करता है, 1 जून के महीने में, 1 दिसंबर के महीने में जी। और इस परीक्षा में अपियर होने के लिए विद्यार्थियों को एक तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है। जनरली विद्यार्थी क्या गलती करता है कि जैसे ही फॉर्म भरा परीक्षा में का भी फॉर्म भरने की कोशिश करता है,
लेकिन उसको पता है कि अगर 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने के बाद ही उसका परीक्षा होगी। ऐसे ही साल भर का कोर्स है तो साल भर के बाद ही परीक्षा होगी। तो विद्यार्थियों को इसके लिए भी ऑनलाइन माध्यम से जो है परीक्षा फॉर्म भरना पड़ता है, और वो अपने घर के नज़दीक जो उनका सेंटर है, जैसे हम यहाँ देहरादून की बात करें तो हम देहरादून में भी परीक्षा करते हैं, डाक पत्थर में करते हैं, ऋषिकेश करते हैं, इधर श्रीनगर में करते हैं, सुविधा अनुसार पूरे चैन के। और साल में 2 बार होते हैं, एक जून के महीने में, दूसरा दिसंबर के महीने। अभी की परीक्षा कोविड के कारण थोड़ा डिले हो रही, तो जो जून की परीक्षा होनी थी हमारी, अब 23 जुलाई से जो है 22 जुलाई से हो रही है। जी सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मान्यता को लेकर के बात करें अगर हम, तो क्या इग्नू की मान्यता जो अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं, ये जो अन्य रूप से संचालित किए जा रहे हैं, इसकी जो इग्नू की मान्यता है ये समान रूप में है या इसमें कोई, क्योंकि जो दर्शक होते हैं हमेशा एक संदेह बना रहता है या फिर वो जानकारी लेना चाहते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संसद द्वारा पारित एक एक्ट के माध्यम से बना हुआ है, और जो भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और जो मास्टर डिग्री, जितने भी प्रोग्राम्स इग्नू जो है ऑफर करता है, वो सारे जो है यूजीसी, एआईसीटी, जितनी भी जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उसमें कोई शक नहीं है। समस्या कहाँ पे आ जाती है? इसमें समस्या आती है अवेयरनेस की। जी बिल्कुल, जो लोगों में अवेयरनेस जी, और हम यही चाहते हैं कि इस माध्यम से लोगों को ये अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो लोग अभी भी जो है सोचते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मतलब पत्राचार शिक्षा। जी, पत्राचार शिक्षा का समय था 1960 में, जब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पोंडेंस एजुकेशन की स्थापना हुई थी। जी। लेकिन वो समय शुरुआत में जो है, उसके बाद जो है 1982 में अगर आप देखें तो सर्वप्रथम जो है स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जिसने कोर्सेज किया तो ऑफर किए थ्रू डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग। तो डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग और पत्राचार शिक्षा में बहुत फर्क है। डिस्टेंस मोड में हम जो है अपने विद्यार्थियों को सेंटर पे बुला रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो उस प्रैक्टिकल कंपोनेंट में हम विद्यार्थियों की क्लास जो है, अगर उनको लैब की ज़रूरत है, चाहे अगर साइंस का विद्यार्थी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या जूलॉजी, बॉटनी, सारी लैब में, कंप्यूटर का विद्यार्थी है तो उन लैब्स के माध्यम से उनकी स्किल को डेवलप करते हैं। तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि इग्नू के कोर्स बिल्कुल पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। सर, सेवारत लोगों के लिए, जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, उनके लिए किस तरह से इग्नू में अवसर है अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए और अपनी शिक्षा को आगे लेकर जाने? देखिए, सेवारत लोगों के लिए तो एक वरदान है जी, वरदान इन द सेंस कि अगर आप जो है जॉब में हैं, बिल्कुल, और जॉब में रहते रहते आप जो है अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से अच्छा जो है कोई विकल्प आपके पास है ही नहीं जी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया, इस माध्यम में जो है एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जो है, हो सकता है आपको मौका न मिले, या आप जो है जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन आपका कोई काम पड़ जाए तो आप उस एग्ज़ाम को दोबारा दे सकते हैं, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है। फिर दूसरा ये है, आप जो है 3 साल के कोर्स को 6 साल में कर सकते हैं, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको टाइम आपको मिल जाएगा। तीसरा, अपनी सुविधा के अनुसार कोर्स कर सकते हैं। तो ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो हमारा इग्नू में, क्योंकि मिनिमम एज 18 साल तो है, लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एक 90 से आपके देखे होंगे जितने भी जो है टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी जो है ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, सारे इग्नू से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं। ज़्यादातर हमारे MBA के कार्यक्रमों में जितने भी जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं वो MBA इग्नू से करते हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो MBA इग्नू से करते हैं। इस तरह से जो अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है, जो 12th तक ही पास है, वो बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम से हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं। जैसे आर्मी में आप जॉब कर रहे हैं तो वो तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं हमारे जो आर्म फोर्सेस से इग्नू से करते हैं जी। और निश्चित रूप से हर आयु वर्ग के लोग के लिए अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इग्नू से शिक्षा के किस तरह के अवसर हमें मिल सकते हैं, इस पर व्यापक चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने इग्नू में शिक्षा के अवसर विषय पर बातचीत की और एक व्यापक चर्चा की। हमें आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।
धन्यवाद।